Hello everyone, welcome to my lecture on engine performance parameters of internal combustion engines. So let's start with the engine performance parameters. Engine performance parameters क्या होते हैं? वो पैरामीटर्स जो इंजन की परफॉर्मेंस को डिनोट करते हैं, जैसे पावर, एफिशिएंसी। तो इसमें सबसे पहले हम एक पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडिकेटेड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होता है इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। इंडिकेटेड पावर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है वो एक इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। इंडिकेटेड पावर होती क्या है? पावर डेवलप्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इसको समझने के लिए पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंबशन हो रहा है, और कंबशन होने के बाद, कंबशन चैम्बर में कंबशन होने के बाद जो फ्यूल है वो अपनी थर्मल एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से, जिस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है। तो that power generated in the combustion chamber which pushes the piston in the downward direction is known as indicated power. मीन्स कंबस्शन चैम्बर में जो ये थर्मल एनर्जी है जो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर रही है, दैट इज द इंडिकेटेड पावर ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब इंडिकेट अगर हम इसका इंडिकेटर डायग्राम देखें तो उसमें पूरी की पूरी एक साइकिल होती है जिसमें हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होता है। लेकिन अगर हम उस पूरी साइकिल को एक ही मीन प्रेशर में डिवाइड करते हैं, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर उसमें हमें मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, अगर हम उनका मीन ले लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो इस साइकिल में ये वेरिंग प्रोसेस जितनी पावर दे रहा है, जितना वर्क आउटपुट दे रहा है, उसका हम एक मीन प्रेशर निकाल के हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन प्रेशर भी सेम वॉल्यूम के लिए उतनी ही पावर को जनरेट करेगा। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि अगर एक मीन प्रेशर या एक एवरेज प्रेशर या एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम वर्क डन निकालते हैं, तो वो क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? जितना कि पिस्टन मूव कर रहा है, आइदर टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है? जितना कि ये पिस्टन मूव कर रहा है। पिस्टन कितना मूव कर रहा है? जितना कि इसका स्ट्रोक वॉल्यूम है, आइदर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी या फिर टीडीसी टू बीडीसी। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को एज्यूम कर लेते हैं या फिर एक मीन प्रेशर मान लेते हैं, तो जो वर्क डन मिलेगा वो कितना होगा? मीन प्रेशर, जो कि उसका मीन एक प्रेशर है, एंड मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है? स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर है। तो वर्क डन जो मिल रहा है हमें यहाँ पे सिलेंडर के अंदर, वो कितना हो जाएगा? मीन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब अगर हम इस वर्क डन को पावर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर कितनी हो जाएगी? मीन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द ए इंटू एल। ये वीएस को ही हमने ब्रेक करके लिख दिया है। वीएस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम विच इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ या फिर स्ट्रोक। तो वीएस की वैल्यू एरिया इंटू लेंथ स्ट्रोक के बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय द एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन यहाँ पे क्या है? साइकिल्स पर मिनट, क्योंकि ये वाला जो वर्क डन है ये हमें मिलता है जूल पर साइकिल। तो उसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि इंजन एक मिनट में कितने साइकिल्स कर रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल एन्स क्या है? साइकिल्स पर मिनट, और उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 60 से डिवाइड कर। तो जो इंडिकेटेड पावर है वो किस में आ जाएगी? किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलो वॉट। तो दैट इज द इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन which is mean pressure multiplied by the displacement volume या फिर stroke volume। तो इंडिकेटेड पावर क्लियर हो गया। इंडिकेटेड पावर क्या है? पावर डेवलप्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर या फिर कंबस्शन चैम्बर में जो
पावर जनरेट हो रही है जिससे पिस्टन नीचे की तरफ पुश हो रहा है, दैट इज द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन। नेक्स्ट इज ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होती है? ब्रेक पावर होती है पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। अब देखो यहाँ पे जो इंडिकेटेड पावर जनरेट हुई, जिसने पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया, उसके बाद में पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा दोनों साइड में। हालांकि यहाँ पे एक लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हम सर्कुलेट करते हैं, जैसा हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। नीचे ऑयल रिंग होती है जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को पिस्टन और सिलेंडर के बीच में सर्कुलेट करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, क्योंकि आप फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते, आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा। दूसरा, ये जो यहाँ पे पिन्स लगी हुई है, गजन पिन और क्रैंक पिन, यहाँ पे बेरिंग्स भी होती हैं, बेरिंग के अंदर भी फ्रिक्शन होता है। तो ये सारी पावर को लॉस होने के बाद यहाँ पे ये जो आपको एक क्रैंक शाफ्ट दिख रही है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जितनी पावर पहुंचती है या क्रैंक शाफ्ट जितनी पावर से रोटेट करती है, वो होती है ब्रेक पावर। इसको ब्रेक पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको मेथड करने के लिए हम इस शाफ्ट के ऊपर ब्रेक अप्लाई करके इसको मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको ब्रेक पावर बोलते हैं। तो शाफ्ट पावर को या किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट को, शाफ्ट की पावर को मेजर करने का एक तरीका होता है कि उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं, और उससे हम ब्रेक पावर को निकालते हैं। इसलिए ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/NT/60। तो 2π/NT/60 एक कॉमन फॉर्मूला है किसी भी शाफ्ट की पावर को मेजर करने के लिए। तो ये हो जाती है इसकी ब्रेक पावर। अब देखो, जो ब्रेक पावर जो क्रैंक शाफ्ट पे मिल रही है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिकेटेड पावर से कम होगी, क्योंकि इंडिकेटेड पावर सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट हुई, और उसमें कुछ लॉसेस, फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होने के बाद जो बची हुई पावर शाफ्ट तक पहुंचती है, दैट इज द ब्रेक पावर। जो पावर क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है, दैट इज द ब्रेक। तो इसका मतलब फ्रिक्शन में कुछ पावर लॉस हुई जो इंडिकेटेड पावर में से निकलने के बाद बची ब्रेक पावर, जो कि क्रैंक शाफ्ट पे हमें मिल रही है। तो इसका मतलब नेक्स्ट इज फ्रिक्शन पावर। तो इसमें फ्रिक्शन पावर क्या हो गई? इंडिकेटेड पावर जितनी मिली उसमें से जो फ्रिक्शन में पावर लॉस हो गई, दैट इज द फ्रिक्शन पावर। तो बची कितनी? इंडिकेटेड पावर में से अगर ब्रेक पावर को हम निकाल देते हैं तो फिर क्या मिलती है हमें? फ्रिक्शन पावर। यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन पावर क्या हो जाती है? पावर लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो पावर की जरूरत होती है, दैट इज द फ्रिक्शन पावर। और ये कहाँ से आती है? इंडिकेटेड पावर से। तो इंडिकेटेड पावर में से जब फ्रिक्शन पावर को निकाल देते हैं तो क्या बचती है? ब्रेक पावर यहाँ पे बचती है। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले क्या है कि जब फ्यूल का कंबस्शन हुआ उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज द एनर्जी इन फ्यूल। इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू m.F मल्टीप्लाइड बाई CV। Q है जो कि कंबस्शन के बाद हीट रिलीज हुई, दैट इज Q, उसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद m.F क्या है? फ्यूल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। m.F का मतलब, डॉट का मतलब रेट, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय CV। CV क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो मास फ्लो रेट जो भी होगा फ्यूल का, अगर हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एनर्जी इन द फ्यूल, या फिर जो कंबस्शन के बाद हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है, दैट इज Q इज इक्वल टू m./C। दिस इज इन किलोवाट, क्योंकि मास फ्लो रेट kg/सेकेंड में होगा, तो ये किलोवाट में मिल जाएगी, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब उस थर्मल एनर्जी को इंडिकेटेड पावर में पिस्टन सिलेंडर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंजन कन्वर्ट करेगा उस हीट को इंडिकेटेड पावर में, जिस पावर से पिस्टन नीचे की तरफ पुश होगा। तो दैट इज, ये इंडिकेटेड पावर बचेगी। इंडिकेटेड पावर बचेगी, और इंडिकेटेड पावर और एनर्जी जो फ्यूल से रिलीज हुई थी, इंडिकेटेड पावर जो कन्वर्ट होने के बाद हमें मिलेगी पावर, उसमें से एनर्जी लॉसेस एग्जॉस्ट में, कूलेंट में, रेडिएशन में, ये सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। फिर इंडिकेटेड पावर जितनी हमें मिली उसमें से फ्रिक्शन लॉसेस को भी अगर हम निकाल देंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पे ये ब्रेक पावर, जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा।
नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर इज इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितनी थी? इंडिकेटेड पावर जितनी कन्वर्ट कर पाए हम, डिवाइडेड बाय इनपुट कितना था? जितनी एनर्जी फ्यूल से रिलीज हुई। दैट इज द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है? इंडिकेटेड पावर, यानी कि जितना के इस हीट में से हमने कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय द टोटल हीट। So that is the indicated power, indicated thermal efficiency of internal combustion engines. Next is brake thermal efficiency. Brake thermal efficiency is brake power upon the energy of fuel या energy in fuel. ये इतनी जो एनर्जी ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो पाई इस टोटल एनर्जी में से, एनर्जी इन फ्यूल में से, दैट इज द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी ऑफ द आईसी इंजन. ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इज ब्रेक पावर अपॉन mass flow rate of the fuel and multiplied by the calorific value of the fuel. तो इतनी एनर्जी थी हमारे पास और उसमें से ब्रेक पावर में जितनी कन्वर्ट हुई, उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? ब्रेक थर्मल. अब यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर से, थर्मल एनर्जी से उसको पावर में, इंडिकेटेड हो या ब्रेक हो, उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए इन दोनों इफिशियंसीज को क्या बोलते हैं? थर्मल इफिशियंसीज. अगर इंडिकेटेड पावर में देख रहे हैं तो इंडिकेटेड थर्मल, और ब्रेक पावर में देख रहे हैं तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी. नेक्स्ट है मैकेनिकल इफिशियंसी. मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है? कि इंडिकेटेड पावर मिलने के बाद फ्रिक्शन में जो लॉसेस हुए उनको अगर हम निकाल दें तो जो पावर बचती है उसका रेशियो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल इफिशियंसी. तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्ड ऐड हुआ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी जो है वो फ्रिक्शन के लॉस की वजह से आई. मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाएगी? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. ये ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. इंडिकेटेड पावर हमेशा ब्रेक पावर से ज्यादा होगी. तो इंडिकेटेड पावर में से फ्रिक्शन लॉसेस निकलने के बाद जो पावर हमें मिलती है, दैट इज द ब्रेक पावर. मैकेनिकल एफिशिएंसी इज ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय द इंडिकेटेड पावर. नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? एक्चुअल एयर जो एंटर करती है सिलेंडर के अंदर एक साइकिल में, डिवाइडेड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम. अब इंजन का जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम है, मैक्सिमम उतनी ही एयर उसमें एंटर कर सकती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन एक्चुअली उतनी एयर, क्योंकि इंजन बहुत स्पीड से घूमता है और वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी फिक्स होती है, इस वजह से उतनी एयर जितना कि उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है सिलेंडर के अंदर एक साइकिल में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंटर नहीं कर पाती, उससे कुछ कम ही रहती है. तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. एक साइकिल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी एयर सिलेंडर के अंदर एंटर की और डिवाइडेड बाय जितनी मैक्सिमम कर सकती थी. तो मैक्सिमम कितनी कर सकती थी? जितना उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है. ऑब्वियस सी बात है कि जितनी किसी भी वेसल की या किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा तो कुछ उसमें आ नहीं सकता, उससे ज्यादा तो. और वो कितना मैक्सिमम कितना है? स्ट्रोक वॉल्यूम है जितना उसका. तो मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है? जितनी स्ट्रोक वॉल्यूम है उतनी आ सकती थी, लेकिन एक्चुअली कितनी आई? वी. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एक्चुअल एयर जो सिलेंडर के अंदर एंटर की डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल जितनी कर सकते. दैट इज, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज द रिलेटिव एफिशिएंसी. रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी कोई सी भी हो सकती है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी या इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, डिवाइडेड बाय द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है बेस्ड ऑन द साइकिल. अगर पेट्रोल इंजन है तो बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल, जिनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और अगर डीजल इंजन है तो डीजल साइकिल. तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होगी? थर्मल एफिशिएंसी मींस एक्चुअल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो, डिवाइडेड बाय द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मींस अगर हम अपने वर्किंग मीडियम को एज ए एयर कंसीडर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो एफिशिएंसी मिलती है वो होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. तो इन दोनों का रेशियो होता है रिलेटिव एफिशिएंसी. ऑफ कोर्स अगर हम फ्यूल की जगह पे वर्किंग मीडियम को एयर कंसीडर करेंगे तो एफिशिएंसी हमें कहीं ज्यादा, बट एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसलिए रिलेटिव एफिशिएंसी होती है कि थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को रिलेट करने के लिए कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की कितना क्लोज तक थर्मल एफिशिएंसी इंजन की हम लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट इज मीन पिस्टन स्पीड. पिस्टन स्पीड, नॉर्मल जो पिस्टन जिस स्पीड से सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर या फिर फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, दैट इज द पिस्टन स्पीड. तो पिस्टन की जो स्पीड है वो वेरी करती रहती है.
और टीडीसी पे और बीडीसी पे जाके वो 0 भी हो जाती है, क्योंकि वहां से पिस्टन फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो बीडीसी से अगर पिस्टन स्टार्ट होता है तो बीडीसी पे उसकी स्पीड 0 रहेगी, फिर वो जब तक मिडिल ऑफ द सिलेंडर जब तक पिस्टन पहुंचेगा तब तक वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगी, और उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और टीडीसी पे जाके फिर से 0 हो जाएगी। तो पिस्टन की स्पीड फ्रॉम वन डेड सेंटर क्या होती है, पहले 0 होती है, फिर इंक्रीज होती है, मैक्सिमम तक पहुंचती है, मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू होती है, और फिर दूसरे डेड सेंटर पे जाके फिर से 0 हो जाती है। तो दैट इज द पिस्टन स्पीड। लेकिन अगर हम इसका मीन निकाल लें तो मीन पिस्टन स्पीड क्या हो जाएगी, 2ln। 2ln क्या, एल क्या है इसमें, स्ट्रोक, जितना उसको डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मल्टीप्लाइड बाय द एन। एन क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जो पिस्टन स्पीड हमें यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी हमें मीटर पर मिनट में, अगर हम स्ट्रोक की वैल्यू को मीटर में पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी उसकी मीन पिस्टन स्पीड। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पे ऐड हो जाता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए हम वो उसको देख रहे हैं, यानी कि फ्यूल कंजम्पशन को किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए हम देख रहे हैं, और वो पर्टिकुलर पैरामीटर क्या है, पावर। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल डिवाइडेड बाय द पावर। अब अगर हम इंडिकेटेड पावर लेते हैं तो ये हो जाएगा इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, और अगर हम ब्रेक पावर लेते हैं तो ये हो जाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। मींस ये हमें ये बताता है कि 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए इंजन को किस मास फ्लो रेट की जरूरत है। 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए इंजन को किस मास फ्लो रेट की जरूरत है, दैट इज द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए जो फ्यूल कंजम्पशन रेट होगा, फ्यूल कंजम्पशन होगा या मास फ्लो रेट होगा, दैट इज द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो ये दो तरीके का होगा, अगर पावर इंडिकेटेड लेंगे तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, और अगर पावर ब्रेक लेंगे, ब्रेक पावर लेंगे तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। नेक्स्ट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, जैसा कि अभी हमने इंडिकेटेड पावर में डिस्कस किया कि अगर हम पूरी साइकिल के प्रेशर का एक मीन ले लेते हैं और उस मीन प्रेशर के बेसिस पे अगर हम पावर आउटपुट निकालते हैं तो वो क्या होती है, एवरेज प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो होता है एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि मीन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई द चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या था, स्ट्रोक। तो वही जो हमने एक मीन प्रेशर लिया है उसी को हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, एक एवरेज प्रेशर, साइकिल का एक एवरेज प्रेशर। तो दैट इज वो क्या हो जाएगा फिर, एक साइकिल में जितना हमें वर्क आउटपुट मिला साइकिल के लिए डिवाइडेड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो दैट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का और भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये हमें ये बताता है कि जो हमारी साइकिल है वो किस एवरेज प्रेशर पे वर्क कर रही है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो जो डीजल साइकिल है वो ज्यादा मीन इफेक्टिव प्रेशर पे वर्क करती है, और जो पेट्रोल साइकिल है यानी कि ऑटो साइकिल है वो कम मीन इफेक्टिव प्रेशर पे वर्क। तो ये हैं कुछ इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमें बताते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस को किस किस टर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।